Hello students, now we are going to discuss 29 जनवरी शिफ्ट 1 क्वेश्चन पेपर। और इस पेपर में ज़्यादातर बच्चों को दो क्वेश्चन ऐसे मिले जो उन्होंने पहले कभी किया हुआ नहीं था। They found them to be completely new. I'm talking about majority of the students, right? लेकिन जिन्होंने भी कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ था उनको वो चीज़ें नई सी नहीं लगी। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट, इट इज़ ऑन डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इमीडिएटली डी के क्वेश्चन में हम a प्लस बी माइनस थीटा से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज विल एक्सप्लोर इट इन टर्म्स ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, और एक स्टैंडर्ड केस ही है, हम सब ने पढ़ा हुआ है। फंक्शन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा अगर है, लेकिन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का प्रेजेंस है विथ डी थीटा, देन इन सच केसेस वी यूज सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये जो कुछ भी है बस इसका जो इंटीग्रल है ना वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक, अब जरूरी नहीं इन दोनों में ही ये फंक्शन बना हुआ हो सकता है किसी एक के हेल्प से ही बना हो, लेकिन डी थीटा के साथ ये होना जरूरी है। और दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, देन वी आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ओवरऑल आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, जो भी डी थीटा के साथ है ना उसको इंटीग्रेट कर दें, उसी का सब्स्टिट्यूशन आप यूज करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन इसी टाइप का है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा का प्रेजेंस है, और बाकी जो कुछ भी बचा वो सब इस टाइप का है। दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी आ जाए, देन वी टॉक अबाउट फंक्शन इन्वॉल्विंग देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे दैट इज टी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा डी टी। सो आवर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टी इज 9 प्लस 16। ये अगर हम टी लेते हैं बेटा तो टी स्क्वेयर, क्योंकि 2 थीटा चाहिए ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेकेंड डिग्री, तो स्क्वेयरिंग से ही हमें मिलेगा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर दैट इज 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वेयर, तो ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, तो बच्चा ये थीटा के लिए वैल्यू है, थीटा की जगह पे 0 पुट करें तो इट इज़ -1। थीटा की जगह पे π/4 पुट करेंगे तो 1/√2 माइनस 1/√2, सिंपल। अब क्या ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल ही है? 25 माइनस, फाइन, इसका आंसर आता है 1/2a, t की जगह पे 4t है, डिवाइड बाई 4 लॉग मॉड 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t। लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक, लिमिट हम बस इसी पार्ट पे ही अप्लाई करेंगे। सो दिस इज 1/40 लॉग, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे ना इट इज़ कमिंग आउट टू बी log 1 जो कि है 0, माइनस लोअर लिमिट अब हम पुट करते हैं तो ये आता है 1, ये है 9, 1/9 log 1/9 को हम माइनस log 9 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस डन। अब देख लेते हैं हमें आंसर को किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है। और एक और चीज़, इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 80, सो वी गेट 2 log 9। हमें इसे प्रेजेंट करना है आइदर log 3 और log 4 के फॉर्म में। ये है 3 स्क्वेयर, 2 बाहर गया तो 4 log 3, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा, ऑन वेक्टर्स it says let a b be these two vectors, L1 is a line, L2 is another line. If line L3 passes through the point of intersection of L1 and L2 and is parallel to this, then L3 passes through. तो हमें बस L3 की इक्वेशन लिखना है, उसके लिए इसका डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि A एंड B वेक्टर का पता है। ऑल व्हाट वी नीड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस, और वो भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम पॉइंट ले लेते हैं, तो A वेक्टर फॉर अस सिर्फ कंपोनेंट्स लिखेंगे 1 2 1, तो वेरिएबल पॉइंट अगर हम इस पे लिखते हैं तो R इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख रहे हैं, सो दैट इज लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 2 एंड दिस इज लैम्डा प्लस 1। ये इस पे लाई करता हुआ एक वेरिंग पॉइंट है। और सेकेंड लाइन के ऊपर लाई करता हुआ अगर हम वेरिएबल पॉइंट लेते हैं तो I के अलोंग का कंपोनेंट, उसके लिए पहले हमें B
वेक्टर को लिखना होगा. सो इट इज 2 म्यू एंड y कंपोनेंट. ओके, जे कैप के साथ क्या है ये देखिए, 7 म्यू प्लस 1, 3 म्यू प्लस 1. We want point of intersection. That means we want such lambda and mu for which these 2 points they coincide. दोनों सेम बन जाए. और हमारे पास दो ही अननोन है, तो दो ही इक्वेशन आप फ्रेम कर लें. दैट्स इट. जो भी आपको सिंपल लगता है. बाकी दोनों तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेंगे ही, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन ही क्वेश्चन ने दिया है. ठीक है, तो ये दो ले लेते हैं. लैम्डा माइनस 1 इज 2 म्यू. ये ले लेते हैं. लैम्डा प्लस 1 इज 3 म्यू प्लस 1. दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट. -2 minus mu minus 1. So we get mu is equal to 1. Mu is 1. कहीं पे भी एक में पुट कर दो. So lambda minus 1 is 2. Lambda value is 3. Lambda and mu आपको मिल गया है. अपने सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लो, दोनों सेम ही आएंगे बिल्कुल. ठीक है, mu हमने 1 लिया तो ये आया 2, 8, 4. यहाँ से भी चेक कर लो. This is 3, 2. दिस इज 6 प्लस 2. ये 3 है हमारे लिए, तो 4. सेम ही आया ना बेटा पॉइंट. तो हमें तो बस पॉइंट की ज़रूरत है. उसके लिए लैम्डा या म्यू कोई भी एक रखते हुए ना कोऑर्डिनेट्स फ्रेम कर ले. टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही थी कि दो अननोन दो इक्वेशन फ्रेम कर ले, ऑटोमेटिकली थर्ड कोऑर्डिनेट इज बाउंड टू बी द सेम. ठीक है, अब हमें पॉइंट तो मिल चुका है, दैट इज 2, 8, 4. और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है a प्लस बी. तो वो हो गया हियर a प्लस बी. कंपोनेंट्स ही लिख रहे हैं 3, 9, 4. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r इज इक्वल टू 2, 8, 4 प्लस k टाइम्स ऑफ 3, 9, 4. अगर हम इस पे कोई वेरिएबल पॉइंट लिखते हैं दैट विल बी ऑफ द काइंड 3k प्लस 2, 9k प्लस 8, 4k प्लस 4. अब देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस टाइप का है. चेक कैसे करेंगे, एक एक कोई करना है. अगर हम इस पॉइंट की वैलिडिटी को चेक करते हैं तो उसके लिए कोई एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, k का वैल्यू फाइंड कर लो. तो अगर ये दोनों इक्वल है, इन दैट केस k इज 0. अगर k 0 है तो ये 8 आना चाहिए जो कि है. k 0 है तो 4 आना चाहिए जबकि यहाँ 5 है, तो रूल्ड आउट. सेकेंड पे आ जाए. अगर ये -1 है x कोऑर्डिनेट, इन दैट केस 3k इज -3, k इज -1. कि अगर -1 है तो ये -1 आना चाहिए जो कि है, और ये 0 आना चाहिए. सो रूल्ड आउट. अब आ जाए 5. अगर ये 5 है तो k का वैल्यू 1 है. k 1 है तो दिस इज 17 इज फाइन, बट दिस इज 8, इट इज रूल्ड आउट. अब यही रहना है हमारे पास आंसर, बट स्टिल चेक करना बनता है. सो 3k प्लस 2 इज 8, k इज 2. k इज 2 तो ये आ गया टू बी 26 एंड दिस इज 12. परफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. Again on 3D, it says let L1 be this line, L2 is this, L3 be a line passing through this point, unknown point है, and is perpendicular to both L1 and L2. दो लाइन के perpendicular direction हम immediately बता सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायरेक्शन वेक्टर्स. ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्शन पार्ट तो हमारे पास है, लेकिन ये पॉइंट अभी नहीं पता. इफ L3 intersects L1, what does it mean? दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होती हैं? when they first requirement is they have to be coplanar, they have to lie in the same plane. अगर दो लाइन एक ही प्लेन में है एंड नॉन पैरेलल है, क्योंकि ये लाइन L3 एंड L1 परपेंडिकुलर है तो पैरेलल तो हो नहीं सकती. तो अगर कोप्लेनर है, नॉन पैरेलल है, देन दे आर बाउंड टू इंटरसेक्ट. तो बस आपको कोप्लैनरिटी ऑफ L1 एंड L3 कंसिडर करना है, दैट्स इट. और उसके हेल्प से हमें ये सारा कुछ मिल जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इसका डायरेक्शन वेक्टर लेते हैं, I J K 1 -1 2 -1 2 1. So it is -1 -4, then 1 plus 2 and k cap 2 -1. तो इसे हम -5 I cap -3 j cap प्लस k cap भी लिख सकते हैं, और 5 I cap प्लस 3 j cap माइनस k cap भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज ही तो चाहिए, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर ही हमें चाहिए, राइट. तो उसको आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसा भी आपको सिंपल लगे. ठीक है, तो ये ले लो या ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डन. डायरेक्शन हमें मिल चुका है,
I'll consider it to be this. अब आगे बढ़ते हैं, कोप्लानरिटी कंसिडर करेंगे। तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है x माइनस अल्फा L3 की बात कर रहे हैं अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन 3 z माइनस गामा अपॉन -1। ठीक, दिस इज कोप्लेनर विथ L1। L1 के साथ कोप्लेनरिटी, दो लाइन कोप्लेनर होने के लिए कंडीशन क्या होता है, A2 माइनस A1 B1 एंड B2 दोनों का डायरेक्शन वेक्टर एंड दोनों पे एक एक पॉइंट की जॉइनिंग वेक्टर, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट हैज टू बी 0। तो यूज करते हैं, हियर पॉइंट है अल्फा कमा बीटा कमा गामा और इस पे पॉइंट है 1 कमा 2 कमा 1, राइट। तो A2 माइनस A1 अगर हम वेक्टर फ्रेम करते हैं दैट इज अल्फा -1 बीटा -2 गामा -1, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स ले रहे हैं 5 3, दिस हैज टू बी 0। फाइन, एक्सपांड करते हैं, अल्फा -1 दिस इज 1 -6 -5 देन माइनस बीटा -2 -1 -10 which is -11 then gamma -1 here 3 plus 5 that is 8, it is equal to 0। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू इस फॉर्म में चाहिए। सो इट इज़ -5 अल्फा प्लस 5 and this is minus so plus 11 beta minus 22 8 gamma minus 8 is equal to 0। अब चेक करें हमें किसका वैल्यू चाहिए, 5 अल्फा या -5 अल्फा -11 बीटा प्लस 11 बीटा माइनस, मतलब जस्ट ऑपोजिट साइन। तो इन तीनों को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो वी गेट वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। सो व्हाट वी लेफ्ट विद इज 5 -22 -8 दिस इज -30, सो -25 हमें इसका मॉड चाहिए। सो आंसर इज सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स। नॉर्मली स्टार्स के क्वेश्चन बच्चों को लेंथी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है अगर आप उन चीज़ों का यूज लेते तो आपको लेंथी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। देखो, लेट दिस विथ 10 ऑब्जर्वेशंस सच दैट दिस इज 30 and this is 98 where beta is greater than 2 and their variance is, mind it, ये जो वेरियंस की बात कर रहा है वो इन ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है। ठीक है, इनका वेरियंस 4/5 है। इफ दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली मीन एंड वेरियंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, और अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को देखें दे आर ऑफ द काइंड 2 xi minus 1 plus 4 beta, which we can write 2 xi plus 4 beta minus 2। ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस का हमें क्या चाहिए, मीन एंड वेरियंस। ओके, एंड बीटा का भी वैल्यू चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू कैलकुलेट दिस। परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, 10 ऑब्जर्वेशन सच दैट दिस इज 30। तो यहाँ से हमें क्या मिल पाएगा, xi summation minus 2 summation is 30 एंड i 1 to 10 है तो ये वैल्यू 20 है। इसे हम इधर शिफ्ट करते हैं तो समेशन xi फॉर अस इज 30 प्लस 20 जो कि है 50। ठीक है, ये आ गया, इसे हम ऐसे रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट सेज दिस इज इक्वल टू 98 एंड वेरियंस इज 4/5, वेरियंस ऑफ दिस। और वेरियंस होता क्या है बेटा, दैट इज xi स्क्वेयर समेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस xi summation upon number of observation whole square। क्वेश्चन says this is 4/5। ठीक, लेकिन इसका वैल्यू तो हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन स्क्वायर में हमारे पास ये वाला वैल्यू है। अब हम इसी का यूज लेंगे सो दैट वी सेव आवर टाइम। एंड हम सब ने पढ़ा हुआ है, जब हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और इन ऑब्जर्वेशंस में आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दैट केस वेरियंस रिमेन्स अनअफेक्टेड। वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सारे ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन सबके लिए एक जैसा करते हो तो वेरियंस उससे इफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट है। एंड एक और चीज़ जो हम आगे यूज में भी लेंगे उस चीज़ को भी देख लो, अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को आप k टाइम्स करते हैं, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करते हैं साथ में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं इन दैट केस वेरियंस विल बिकम, माइंडेड, इस तरह से लिखते हैं ना हम वेरियंस को,
राइट। सो अगर मैं इसकी बात करूं, इसे मैं वाई आई नाम दे देती हूँ, तो ये विल बी के टाइम्स आपने किया है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी अकॉर्डिंग इट विल बिकम के स्क्वायर टाइम्स, ध्यान देना, ठीक है। मीन के बारे में भी देख लो, अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं टू बी ए एक्स आई प्लस बी, इन दैट केस वाई में जो मीन बनेगा दैट विल बी ए एक्स का मीन प्लस बी, एंड जो वेरिएंस होता है दैट बिकम्स ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ बी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल रूल, राइट। इसे का आप डायरेक्ट यूज लेना। अब बताओ कि अगर मैं एक्स आई का वेरिएंस कैलकुलेट करती हूँ या एक्स आई माइनस बीटा लेके वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, दे आर गोइंग टू बी द सेम बाय द सिंपल रूल, ठीक। तो हम यहाँ पे एक्स आई माइनस बीटा इनका वेरिएंस ले लेते हैं, इट विल बी द सेम वैल्यू ओनली, ठीक, माइनस एक्स आई माइनस बीटा समेशन अपॉन 10, इसी का मीन हमें लेना होगा, ठीक, विच इज इक्वल टू 4/5। ये वैल्यू हमारे पास है, क्या है, 98। एंड अब इस पे आ जाए बेटा, कैन आई से दैट इज नथिंग बट एक्स आई समेशन माइनस बीटा समेशन, राइट। आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, ये वैल्यू हमारे पास है, एंड ये क्या आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ बीटा, एंड अपॉन 10 है, सो दैट इज 5 माइनस बीटा का स्क्वायर विच इज 4/5, सिंपल वर्क, ठीक। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 49/5, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 45/5 विच इज़ 9, इसे आप 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा माइनस 5 फॉर अस प्लस और माइनस 3, तो बीटा की हमारे लिए दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से जनरेट हो रही है, वन इज़ 8 एंड सेकेंड इज 2। क्वेश्चन ने कहा है बीटा हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2, तो ये रिजेक्ट हो गया, और बीटा का वैल्यू जो हमें मिला है दैट इज़ नथिंग बट इज 8, करेक्ट। अब बीटा हमें मिल चुका है, ये वैल्यू दिस इज 8, आगे का काम देखिए, दैट इज मीन एंड वेरिएंस फॉर दिस, ठीक। तो 2xi प्लस ए कांस्टेंट, अगर हम इसके मीन की बात करते हैं तो मीन विल बी x का मीन यूजिंग दिस, ठीक है। जो आप चेंज ला रहे हो ना वही चीज़, बस कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे मीन लग जाएगा। तो इन वैल्यू का मीन विच इज xi समेशन अपॉन 10, एंड कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगा, सिंपल रूल, डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो इट इज xi समेशन, अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, बिगिन ही हमने वहीं से किया था, दैट कम्स आउट टू बी 50, तो ये हुआ 10, एंड बीटा का वैल्यू वी ऑलरेडी गॉट इट टू बी 8, तो ये हो गया 30, तो बच्चा म्यू फॉर अस इज 40, ठीक, ये वैल्यू है 40। अब आ जाते हैं सिग्मा स्क्वायर विच इज़ वेरिएंस, एंड हमने ये भी पढ़ा है एडिशन सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस इफेक्ट नहीं होता है, वेरिएंस किससे इफेक्ट होता है, इससे इफेक्ट होता है, राइट। सो वेरिएंस विल बिकम 2 स्क्वायर टाइम्स, 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स ऑफ आप xi का वेरिएंस ले या xi माइनस बीटा का वेरिएंस ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास वेरिएंस का वैल्यू ऑलरेडी है xi के कॉरेस्पॉन्डिंग, सो लेट्स जस्ट क्विकली यूज दैट सेम थिंग हियर। तो ये हो गया 4/5 टाइम्स, डन। अब हमारे पास सारे वैल्यूज है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, दिस इज 8, 40 एंड दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 5, ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल, एंड वी गेट इट टू बी 100, ठीक। नेक्स्ट, it says consider an AP a positive integer, so sum of the first 3 terms is 54। बच्चा एक AP में जैसे A B C है, 3 टर्म का सम अगर कुछ दे दिया गया दैट मीन्स 3 टाइम्स द मिडिल टर्म आपको दे दिया जाता है, क्योंकि A प्लस C इज 2B, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज में लेना है। सो 3 टाइम्स ऑफ A2 सेकेंड टर्म इज 54, तो A2 का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल रहा है, इट इज 18, करेक्ट। सो A2 which is A plus D for this AP which is directly known to us, fine। अब आगे बढ़ते हैं, it says sum of the first 20 terms lies between this and this, and जो इसके elements है they are all positive integers, so common difference भी positive integer भी है और A भी positive integer ही है, तो 20 terms का sum मतलब n/2 2A plus n minus 1 into D
इट सेज इट लाइज बिटवीन, सो 10 हम कर देते हैं कैंसिल, यहाँ 2a प्लस डी का वैल्यू है तो 2a प्लस 2d वी कैन रिप्लेस इट बाई 36 है ना, तो 2a प्लस 2d इज 36 एंड 17d 180 एंड 160, तो 17d फॉर अस इज, ये हम इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है, तो ये आएगा 144 एंड इस तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट 124, ठीक है। डी एक इंटीजर है तो 17 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 17 इंटू 7 लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 9 एंड 119, ठीक है, मतलब उससे बड़ा ही है, तो D फॉर अस इज 8 क्लियरली, D का वैल्यू 8 है, यहाँ पे पुट कर दो, A is 10. Now question says find its 11th term. So it is A plus n minus 1 into D. So answer is simple. ठीक है, next बेटा vectors. A वेक्टर B वेक्टर पूरी तरह से नोन है, C इज ए वेक्टर सच दैट, देखो कितनी बार आप इस तरह का चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हो, इस तरह की हैंडलिंग, ये क्रॉस C है, यहाँ पे भी C है, तो पोजीशन हमें सेम चाहिए, इधर पोस्ट फैक्टर है तो इधर भी पोस्ट फैक्टर, इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे तो A प्लस B क्रॉस C आया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, देन इन दैट केस C इज एन अननोन वेक्टर, सो विल राइट इट एज, दोनों वेक्टर पैरेलल है तो वन इज स्केलर टाइम्स द अदर, ठीक है। A एंड B वेक्टर आपके पास है तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हमें C वेक्टर का पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस इज दिस, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, वैसे हम C की जगह पे ये पुट करते हुए डॉट ले सकते हैं, लेकिन आज इट इज ही लेते हैं, A डॉट B का वैल्यू भी लिखते जाते हैं, दिस इज 6 प्लस 5 11 प्लस 3 विच इज 14, ओके 14 एंड देन A डॉट C और यहाँ पे B डॉट C, तो डॉट C अगर हम कॉमन लेते हैं तो A प्लस B डॉट C एंड ये C डॉट C, ओके C डॉट C इज 168। एक काम करते हैं, इस 14 को हम इधर शिफ्ट ही कर देते हैं, सो वी गेट 154, ओके। अब हमें सबसे पहले तो लैम्डा का ही वैल्यू चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर इन दिस सिचुएशन, उसके बाद हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगा। तो लैम्डा को सॉल्व करने के लिए लेट अस पुट इन प्लेस ऑफ C एज दिस, और A प्लस B का हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो ये बन जाएगा A प्लस B डॉट दिस, so lambda times of magnitude of this, and C is this, so C dot C will be lambda square times A plus B का magnitude का square is 154, ठीक। A plus B पे आ जाएं, उसका magnitude का square हमें चाहिए, तो 5 square 6 square 4 square, ठीक। so this is 25 36 16, ऐड कर देते हैं, this is 12 17 एंड दिस इज 7, तो ये हो गया 77, यहाँ पुट करते हैं 77 लैम्डा स्क्वायर प्लस 77 लैम्डा माइनस 154। अब एक काम करते हैं, 77 अगर हम देखें तो इसका डबल मल्टीपल ही है, तो कैंसिल ही करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा के दो वैल्यूज हमें यहाँ से मिल रही है -2 एंड 1, राइट। अब हमें क्वेश्चन ने कहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 77, तो 77 लैम्डा स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो लैम्डा स्क्वायर हमारे लिए है 1 एंड 4 एंड द लार्जेस्ट इज 4, तो 77 इंटू 4 दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, तो 77 इंटू 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक सीरीज है, फैक्टोरियल बेस्ट है, कैंसलेशन इज द ओनली चॉइस, ठीक है। उसके लिए आपको सिंपल तरीका मैंने बताया था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो डेफिनेटली k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 1, इसकी जो लास्ट 3 टर्म है उसी का कैंसलेशन वहाँ से होना चाहिए, और हमने ऑलरेडी याद रखा हुआ है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, और कई बार यूज में भी लिया है, तो इस चीज़ को तो हम डायरेक्टली लिख ही सकते हैं, दिस इज 6k स्क्वेयर 11k प्लस 6 होता है, ठीक। और इसका प्रेजेंस आप देख सकते हैं एज इट इज़ है, प्लस 6 हमें चाहिए तो 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
अब इसको आप ये लिख सकते हैं, और जब आप सेपरेट करेंगे, क्योंकि कैंसलेशन इज द ओनली चॉइस, ठीक है, तो उसके लिए न्यूमरेटर से k को हमें फ्री करना होगा बाय कैंसलिंग आउट। तो ये 3 टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अगर लिख के करना है तो मैं लिख देती हूँ ये स्टेप, k+2 k+3 -1, ठीक। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दोनों के साथ, k+3 फैक्टोरियल k+3 फैक्टोरियल, डन। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, रह जाएगा 1/k फैक्टोरियल, एंड ये है k+3 फैक्टोरियल, परफेक्ट। अब आपके पास 2 तरीके हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इस तरह के जो सीरीज है ना, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज में जनरेट होता है, इस तरह के टर्म्स, राइट। तो आप एक्सपोनेंशियल सीरीज के हेल्प से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, या मेथड ऑफ कैंसलेशन से भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। अगर, क्योंकि n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक, तो अगर आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैंडल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले वो देखें, k इज 1 to इन्फिनिटी, तो ये है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जो कि e-1 होता है, ठीक। और अगर आप इसे देखें, k इज 1, तो ये है 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें जो e का एक्सपेंशन होता है बेटा, ये होता है, इसमें ये वाले टर्म्स मिसिंग है, सो कैन वी राइट e माइनस दिस, है ना, तो e-1 एंड देन -1/1 फैक्टोरियल, जिसे हम 1 ही लिखेंगे, देन 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ये है। दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये हमारे लिए आंसर है। तो अगर हम 6 एलसीएम लेते हैं तो 6 + 3 + 1/6 which is 10/6 is 5/3, that is one way to answer. Second is, आप इन्फिनिटी तक ना जाएं, जब आप सीरीज के फॉर्म में इसे हैंडल कर रहे हैं, कैंसलेशन के फॉर्म में, तो आप n में इसे हैंडल करें, और उसके बाद लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो k as 1 इस पूरे में ही हम पुट कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 1/1 फैक्टोरियल k as 1, देन 1/2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, लाइक दिस, ठीक। ये कॉन्टिन्यूड होगा। अगर आप कैंसलेशन देखें तो ये इसे, ये इसे, ये इसे, ये इसे, इस तरह से कैंसिल होगा। यहाँ हमारे पास 3 टर्म बचे हैं, तो इसके ऑपोजिट कॉर्नर में एंड से 3 टर्म बच जाएंगे। वो कौन से होंगे, इसमें आप एंड के 3 टर्म पुट कर दें, तो 1/n+3 फैक्टोरियल, इससे पहले वाला n+2 फैक्टोरियल, 1/n+1 फैक्टोरियल, ये वाले टर्म्स हमारे पास बचेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞, 0 0 0, ये कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विथ ओनली दिस, इज द सेम रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। कितना सिंपल है, देखो, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0, दोनों में से कोई भी 0 हो तो चलेगा, और दोनों में आप देख सकते हैं 1/√x एंड 1/√x का स्क्वायर है। तो अगर मैं t 1/√x को कंसीडर करती हूँ तो आई हैव 9t² -9t + 2, या तो ये 0 हो जाए, या तो 2t² -7t + 3 ये 0 हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ रूट्स, तो आपको कंप्लीटली सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। t कितने आएंगे ये देखना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम x को सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि t 1/√x को रिप्रेजेंट कर रहा है तो t कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और t का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता, 1/√x कभी 0 थोड़ी आ सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो इसके बस आपको रूट्स को देखना है कि रूट्स के नेचर किस तरह के हैं, तो उसके लिए सॉल्व करके देखना है, वो कर लो, या अगर आप डायरेक्ट एनालिसिस से बता पा रहे हो देन वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे रूट्स को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, तो सॉल्व ही कर लेते हैं। -b ± (b²) -4ac, जो आएगा √9 3 अपॉन 2a, ठीक। बच्चे आप देखो दोनों ही रूट डिफरेंट है और दोनों ही पॉजिटिव है, और आप लोकेशन ऑफ रूट्स का भी यूज ले सकते हैं, क्योंकि हमें कितने पॉजिटिव रूट है और कितने नेगेटिव रूट है उसके अकॉर्डिंग x का डिसीजन लेना होगा, ठीक है। हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, इसके दोनों रूट पॉजिटिव है, एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने की जरूरत नहीं है, तो हर एक t के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक x मिल पाएगा। तो यहाँ से हमें 2 सोल्यूशन मिल गए। उसी तरह से यहाँ पे देखें -b ± (b²) -4ac, तो ये है 4ac which is 24, दैट मीन्स 25, स्क्वायर रूट लेंगे, ये भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो यहाँ से हमें कितने सोल्यूशंस और मिल गए, 2 मोर सोल्यूशंस, तो ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट,
It says two parabolas have the same focus and their directrix are x and y axis respectively. If these parabolas intersect at points A and B, then AB square is equal to what? Simple question है. Focus and directrix. हमें जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखना आता है ना, एस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एम स्क्वेयर. तो बच्चा अगर फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स ये है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हुई y इक्वल टू 0. सो एस पी स्क्वेयर पैराबोला पे अगर हम वेरिएबल पॉइंट x, y लेते हैं तो इक्वेशन इज, अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो कोनिक्स सेक्शन का जो मेरा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स वो कर ले, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है. दिस इज इक्वल टू पी एम स्क्वेयर, राइट. तो अगर हम x, y का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस लेते हैं दैट इज मॉड ऑफ y, तो उसका स्क्वायर. एंड उसी तरह से जो सेकेंड होगा पैराबोला दैट इज दिस. एंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी है, तो हमें ए बी स्क्वायर वो डिस्टेंस चाहिए. तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड हैव टू बी सेम. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमें मिलता है या तो वाई एक्स है या तो वाई माइनस एक्स है, और हमें नहीं पता किस पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेंगे. तो दोनों केसेस ले लेते हैं. या तो आप एक ग्राफ को स्टडी करते हुए बता सकते हैं कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करेगा. अगर आप उससे करना चाहें तो वो चीज़ भी देख लें ताकि दो केसेस पे आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े. इट सेज फोकस इज दिस, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स एक्सिस, इन दैट केस जो पैराबोला क्रिएट होगा, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज वाई एक्सिस जो पैराबोला क्रिएट होगा. ठीक, तो इस तरह से इनका जो दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो डेफिनेटली वो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे तो लाई नहीं कर सकते, तो y इक्वल टू एक्स पे ही लाई करेंगे क्योंकि जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन्हीं में से किसी पे लाई करना है. तो ये तो रूल्ड आउट है, तो यहीं से ही हमें मिलेगा. अब कर लेते हैं इसे सॉल्व, और बिगर सॉल्व किए भी आप कर सकते हैं. जैसे दोनों में से कोई भी एक पैराबोला का इक्वेशन आप लें और ये लाइन है, तो हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑन एनी सेकेंड डिग्री कर्व का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर मॉड ऑफ x2 माइनस x1. आप उसका यूज ले सकते हैं, या तो इस केस में पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना इज अ वेरी सिंपल टास्क, आप वहाँ से भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों से ही आप देख लो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. सो y इज इक्वल टू एक्स, दोनों में से किसी भी एक में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके तो हमें ये मिल ही चुका है, दोनों में से किसी भी एक में आप y की जगह पे x पुट कर दें. सो व्हाट विल जनरेट हियर इज एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. सो ओवरऑल एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आएगा माइनस 8x, यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x, सो माइनस 14x, एंड कांस्टेंट इज 25. ठीक है, सो x वैल्यूज आर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 7 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर से ना 4 को हमें कैंसिल करना होगा, तो यहाँ रह जाएगा 7 का स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा 5 का स्क्वायर. डन. तो इसे हम लिख देते हैं 7 प्लस माइनस रूट 24 है ना 2 रूट 6. इसमें से एक x1 है तो दूसरा x2 है, मतलब एक x कोऑर्डिनेट दूसरा x कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब देखो हमें यही डिस्टेंस चाहिए ना बेटा, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, स्लोप क्या है 45 डिग्री है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, और ये x2 माइनस x1 है, और ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि ये 45 डिग्री है, राइट. तो अगर ये x2 माइनस x1 है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वोंट इट बी रूट 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1? Yes, and x2 minus x1 is difference of the x coordinates which is 4 root 6. तो बच्चा हमारा आंसर आ गया 4 root 6 into root 2. 4 root 6 into root 2. क्वेश्चन ने कहा है स्क्वायर ऑफ इट, तो इसे स्क्वायर करते हैं 16 into 12 जो कि 192 है. ठीक, और दूसरा जो मैंने आपको बताया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर, एम इज स्लोप ऑफ द लाइन जो कि है y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, स्लोप 1 है. मॉड x2 माइनस x1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही लिया है, तो यहाँ से आप ले लें विच इज़ 4 रूट 6. ये आ गया लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसे आप स्क्वायर करते हुए आंसर कर दें. ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट द लाइन दिस मिड द सर्कल एट पॉइंट्स a and b. If line perpendicular to AB and passing through the midpoint of the chord AB intersects the circle at C and D, then area of the quadrilateral ADBC is equal to. मुझे लग रहा है सर्कल का केस है वो भी कॉर्ड रिलेटेड है, तो आप इसे ज्योमेट्रिकली अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपका टाइम सेव होगा. तो ये एक लाइन है, एग्जैक्ट ग्राफिंग पे जाने की जरूरत नहीं है. सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 यूनिट है. दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन ने कहा इसने मीट किया एट ए एंड बी, एंड
line perpendicular to AB passing through the midpoint, मतलब perpendicular bisector, and we know every perpendicular bisector of any chord always passes through the center. ठीक है, तो ये एक डायामीटर है, इसने कट किया एट सी एंड डी. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो कितना सिंपल है, कोई पॉइंट वगैरह हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. ऑल व्हाट वी विल डू इज, काइट शेप है ना बेटा, सो कैन आई से एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ, ये राइट एंगल होगा क्योंकि एक डायामीटर है ना, इस राइट ट्राइंगल का एरिया ले लेते हैं सी बी डी, एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ बेस इनटू द हाइट करेंगे. ठीक है, और बेस हम कौन सा लेंगे, ये लेंगे डायामीटर को. डायामीटर कितना होगा, रेडियस इज 2, सो 4 इनटू द हाइट, हाइट ये. और ये कैलकुलेट करना कितना सिंपल है, आप देखो ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, एंड हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना आता है, कॉर्ड का हाफ हमें लेना है. ठीक है ना, तो दिस इज नथिंग बट सेंटर है, ये रेडियस है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 ऑन टू दिस लाइन हम ले लेते हैं विच इज़ 1/√2. तो ये आ जाएगा आज 4 - 1/2, ठीक, जो कि है √7/√2. यहाँ पे पुट कर देते हैं √7/√2. ये हो गया कैंसिल, ये है 2√2, तो बच्चा 2√14 इज द ना डायरेक्ट है ना. नेक्स्ट, it says let m and m respectively be the maximum and minimum values of this. कुछ नया नहीं है, आई थिंक जेई एडवांस में भी था, जेई मेन में भी था. ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है. वैसे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है दोनों के पास, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं सबसे पहले. तो C1 इस C1 + C2, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करके ही एक्सपांड करना चाहेंगे. ठीक है ना, डायरेक्टली एक्सपांड करके कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों बनाएं. तो इन दोनों का सम बेटा 1 + sin स्क्वायर + cos स्क्वायर, सो दिस इज 2, दिस इज 1, एंड वी गेट cos स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, 4 sin 4x, sin 4x, 1 + 4 sin 4x. अब क्या करते हैं, 2 and 2 है, तो इन दोनों को ही सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं, हो सकता है इसको यूज करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े. ठीक है, तो R2 इज R2 - R1, 2 cos स्क्वायर x, 4 sin 4x, ये है 0, ये है 1, ये है 0. तो अब हम इसे एक्सपांड कर देते हैं यूजिंग दिस रो. ठीक, तो प्लस माइनस, दिस इज प्लस, तो प्लस साइन के साथ बस एक ही तो टर्म है, तो एक्सपांड करते हैं. दिस कम्स आउट टू बी 1 × 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 2 + 8 sin 4x -4 sin 4x. सो f of x हमारे लिए सिंप्लीफाई होके 2 + 4 sin 4x बन गया. एंड इसका रेंज -1 से 1 होता है, तो -4 से 4, हर वाली में 2 ऐड हो गया, तो -2 से 6. आगे देखें, क्वेश्चन सेज अगर इसका लार्जेस्ट वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट ये है, देन दिस इज व्हाट. तो 6⁴ -2 का पावर इवन है ना, तो हम उसे 2⁴ ही लिख देते हैं. अब बचा पावर 4 है, तो कैन वी राइट इट एज 6 स्क्वायर विच इज़ 36 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर. नाउ a + b इंटू a - b, दोनों का सम है 40 एंड दोनों का डिफरेंस है 32. तो 32 × 2 करेंगे तो 64, × 2 करेंगे 1 2 8 एंड देन 0. सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट, एलिप्स. सिमिलर क्वेश्चंस ही हमें मिलते आए हैं. इट सेज E1 इज दिस, A इज ग्रेटर देन B. ध्यान रखना, E1 इज इलोंगेटेड हॉरिजेंटली, E2 A स्मॉलर देन B. तो बेटर है आप अपने लिए, ताकि चीज़ें मिक्स ना हो, है ना. मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसेंट्रिसिटी कैलकुलेशन एंड LR के कैलकुलेशन में उनका हमें यूज़ तो लेना ही है. तो E1 ये है, ठीक, एंड E2 इज़ व्हाट, इलोंगेटेड वर्टिकली. तो इस इक्वेशन को हम प्रीफर करेंगे टू राइट इट एज y² / b², x² / a² इज इक्वल टू 1. कोई कंफ्यूजन नहीं.
ठीक, कई बार क्या होता है, वी गेट सो लॉस्ट इन सॉल्विंग ए क्वेश्चन कि ये सारा डेटा इग्नोर हो जाता है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पहले ही उनको आप अपने अटेंशन में लें। नेक्स्ट थिंग, इससे दोनों का जो एसेंट्रिसिटी है वो 1/√3 ही है, एंड वी नो b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस e स्क्वेयर, सो इट इज़ 2/3 a स्क्वेयर, और इस केस में a स्क्वेयर विल बी 2/3 b स्क्वेयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फर्दर। इट सेज लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ LR बी दिस। बच्चा LR का लेंथ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है। तो लेंथ ऑफ LR इट इज़ 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। ई स्क्वेयर हमारे लिए है ये, तो 1 माइनस ई स्क्वेयर करेंगे तो ये हुआ 4a/3 और इसका हो जाएगा 4b/3। दोनों का प्रोडक्ट हुआ 16ab/9 एंड क्वेश्चन ने कहा है दैट इज 32/√3। ये हुआ कैंसिल, सो ab इज 18, इसे भी हम कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो इट इज 6√3। ठीक, आगे इट सेज डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ E1 and distance between the two foci for this is 2AE. E क्या है 1/√3. It says that is equal to 4. ये हुआ कैंसिल, तो A for us is 2√3। सारा इन्फॉर्मेशन अब हमें मिल गया। A 2√3 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2√3, कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 3। B हमारे लिए 3 है, यहाँ पे पुट करेंगे इनके वैल्यूज़ तो रिमेनिंग 2 का भी हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो B स्क्वेयर विल बी व्हाट, a is 2√3, so a square is 12। यहाँ पे हमने 12 पुट किया, 3 हुआ कैंसिल, so b स्क्वेयर इज 8। ठीक, तो अब a स्क्वेयर एंड b स्क्वेयर के वैल्यूज हमें मिल ही चुके हैं, तो यहाँ पे हम पुट ही कर देते हैं, so it is 12 and this is 8, so E1 is completely known to us। अब यहाँ आ जाते हैं, b is 3, यहाँ पे पुट करेंगे, 9 है, 3 हुआ कैंसिल, a स्क्वेयर इज 6, तो ये इक्वेशन आ गया इज 9 and 6 over। आगे बढ़े, what are we supposed to find now? It says if these two ellipses they meet at ABCD then area of the quadrilateral is। देखो ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं, तो अगर आप सिचुएशन को देखना चाहें, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री x एंड y एक्सो से है, इस क्वाड्रिलेटरल का डिस्कशन हो रहा है। तो बच्चा चारों क्वाड्रेंट में एक जैसे ही है, तो हम बस ये ले लेंगे और इसको 4 टाइम्स कर देंगे, और ये लेने के लिए बस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए। अगर ये a, b है, a एंड b क्वेश्चन ऑलरेडी यूज किया है, तो p, q ले लेते हैं, तो ये p ये q, तो एरिया इज PQ, सो कंप्लीट आंसर विल बी 4PQ। ठीक है, बस एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करना है, उसके लिए हमें किसी डायग्राम की तो ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, ये x²/12 है, x²/6 है, तो x² का एलिमिनेशन हम कर सकते हैं, इसे 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स हमने किया, दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये हो गया कैंसिल, y²/4 माइनस y²/9, एलसीएम लिया, सो 5y², y का हमें बस एक ही वैल्यू चाहिए, वैसे प्लस माइनस 6/√5 है, बस हमें एक ही वैल्यू चाहिए, ये हमने ले लिया। ये वैल्यू हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y² इज 36/5, यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो वी गेट x²/6 इज इक्वल टू 2 माइनस y² है 36/5 एंड दिस इज 4, सो इट इज़ 1/5, x² इज 6/5, हमें एक ही वैल्यू चाहिए, √6/√5। ठीक, तो p into q for us is 6√6/5 and our answer is 4 times of it, so it is 24√6/5। ठीक है, नेक्स्ट बस थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, बट अदरवाइज इट इज़ easy to do। It says define a relation R on this interval, x is related to y if and only if this। यहाँ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, कैन आई राइट दिस टू बी 1 + tan² y which is
और यहाँ से हमें मिलता है sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस sec y। अब क्योंकि x एंड y दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं तो एक दूसरे के नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज दिस। एंड क्योंकि दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन x इज y। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec इज 1 1 इन नेचर, सो x हैज टू बी इक्वल टू y। अब x इक्वल टू y है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। जब सिर्फ x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर होते हैं तो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज लेट p be set of 7 digit numbers with sum of their digits equal to 11, नया नहीं है। if numbers in p are formed by using the digits 1 2 and 3 only, the number of elements in the set, मतलब ऐसे कितने 7 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं जिनका डिजिट्स का सम 11 हो और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही वाले डिजिट्स यूज में आने चाहिए। तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक, इसको हमने x टाइम्स यूज किया, इसे y टाइम्स, और इससे क्योंकि 7 डिजिट नंबर हम क्रिएट कर रहे हैं, फाइन। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं तो 3 इज टेकन x टाइम्स, 2 इज टेकन y टाइम्स, 1 इज टेकन, तो ये हमें 11 चाहिए। सो 2x प्लस y वी वांट इट टू बी 4। अब पॉसिबिलिटीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं क्योंकि x एंड y हैव टू बी होल नंबर्स। सो x y 7 माइनस x माइनस y। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y इज 4, तो ये हुआ 3। ये 7 माइनस x माइनस y है, नंबर ऑफ 1 है। ठीक है, और अगर हम इसे 1 लेते हैं तो दिस इज 2, सो दिस इज 4। इफ आई कंसिडर दिस टू बी 2 देन दिस केस दिस इज 0 एंड दिस इज 5, दैट्स इट। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। इसका मतलब जो भी नंबर आप क्रिएट करेंगे उसमें, अगर मैं इस केस की बात करूं तो अगर आप 3 0 टाइम्स लेते हो तो 2 आपको लेना होगा 4 टाइम्स, 1 आपको लेना होगा 3 टाइम्स। तो आप इनका अरेंजमेंट कितने तरह से कर सकते हैं, तो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेकंड काइंड, सो 7 फैक्टोरियल अपॉन, जिसे आप 7c3 या 7c4 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। उसी तरह से ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 are identical, 4 are identical, and this is 2 factorial, 5 factorial, simplify कर दें and add कर दें। ठीक है, next again similar questions we have done multiple times. Look at this is on or interior part of a circle, on or interior part of a circle, then minimum value of mod z1 माइनस z2 इज व्हाट। सबसे पहले इस तरह की सिचुएशन में हम सर्कल का पोजीशन देखेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किस तरह के हैं। तो इस सर्कल का सेंटर है 8,2 पे, रेडियस 1 यूनिट है। दूसरे सर्कल का सेंटर है 2, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस देखें विच इज 36 प्लस 64 विच इज 10 यूनिट। सम ऑफ रेडियाई है 3 यूनिट, दैट मीन्स दे आर आइसोलेटेड पेयर ऑफ सर्कल्स, राइट। ये है 2, अब जो Z1 है वो ये वाले हैं, Z2 ये वाले हैं। Z1 एंड Z2 के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम पॉसिबिलिटी इक्वेशन पूछ रहा है, एंड वी नो दैट एग्जिस्ट अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, दैट एग्जिस्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 सेंटर्स। ये होता है वो मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ले, उसमें से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। हमारे पास R1 है 1, R2 है 2, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स 10 है, तो 10 माइनस आंसर इज। ठीक है, नेक्स्ट इन तरह के क्वेश्चंस को अगर आपने पहले कर रखा है बेटा तो आप पूरे आंसर कर सकते हैं। इट्स इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन इज 183। लुक एट, अगर हम इंटीग्रल टर्म्स चाहते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि ये 7 पावर 1/3 है तो हमें बस राशनल टर्म्स पे ध्यान देना है, और ये राशनल तभी आएगा जब 1/3 का प्रेजेंस कैंसिल हो जाए, यहाँ से 1/12 का प्रेजेंस कैंसिल हो जाए। इसका मतलब इसे हमें 3 का मल्टीपल पावर असाइन करना होगा और इसे 12 का मल्टीपल पावर असाइन करना होगा। और 3 अल्फा प्लस 12 बीटा को जब हम सॉल्व करें, मतलब इक्वल टू n के साथ जब सॉल्व करें तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आने चाहिए, 183 आने चाहिए। ठीक है, तो n की लिस्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी, क्वेश्चन इज आस्किंग अस दैट। तो सबसे पहला चीज़, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, कैन वी राइट इट एज दिस। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया, n जो कुछ भी आएगा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो मैं n को ले लेती हूँ टू बी 3 के। ठीक,
अब हम k को आंसर करेंगे, जो भी k का वैल्यू आएगा उसे 3 टाइम्स करेंगे तो हम n तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसके जो हमें सोल्यूशंस मिलने चाहिए वो 183 होने चाहिए। तो बीटा का कोएफिशिएंट बड़ा है ना, तो इस तरह के इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, बीटा कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो अगर हमें 183 पॉसिबिलिटीज चाहिए तो बीटा का वैल्यू 0, 1, 2 ऑनवर्ड्स कहाँ तक जा सकता है, 182 तक ही जा सकता है। और हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये एट मार्क्स इट कैन गो अप टू 182 बीटा का वैल्यू, तो इसे 4 टाइम्स करेंगे। एंड अल्फा का हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी चाहिए, तो अल्फा हम 0 लेंगे तो हमें k का वैल्यू मिलेगा, तो n आ जाएगा टू बी 3 टाइम्स ऑफ k, विच इज राइट। सो 182 इंटू 12, सिंपल मल्टीप्लाई करते हुए आंसर कर दें। नेक्स्ट, ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। एंड इस ईयर तो हमें जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन पे मिले वो सारे के सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही हैं, है ना। और हमें टर्म्स को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, dy बाई dx हमें जनरेट करना है, तो dx से हम डिवाइड कर रहे हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है तो साथ में इससे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो dy बाई dx, इसके साथ हमें y वाले टर्म को रखना होगा 3y sin x, इससे हमने डिवाइड किया, log cos x है, log cos x के स्क्वायर से डिवीजन हुआ, ओके ये हो गया। एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग द रेस्ट टू द अदर साइड, ये वाला टर्म इधर जाएगा, एंड इससे डिवीजन हुआ तो log cos x का स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर sin x cos x log of cos x, इंटीग्रेशन log है उसे हम t कंसिडर करेंगे, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो है 1 बाई cos x माइनस साइन x, तो माइनस साइन के साथ ये पूरा है ना, तो आ जाएगा dt बाई t, सो इट इज e पावर 3 log of cos x, राइट। अब बच्चा ये इंटरवल स्पेसिफिक है ना, तो या तो स्टडी कर ले इसका साइन क्या है, या तो आप मॉड बेस्ट ही डीलिंग करें, ठीक है। इस 3 को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होके रह गया, डन। आगे बढ़ते हैं, दिस इज y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर log cos x, मॉड को एक बार स्टडी कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 2 है, cos x का वैल्यू 0 से 1 में आएगा, एंड log 0 से 1 के बीच में जब हम वैल्यू लेते हैं तो ये नेगेटिव आता है, एंड क्यूब है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज माइनस log cos x का, ठीक है। अब ये आया y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इंटू, वी हैव द राइट हैंड साइड एज दिस, सो 2 माइनस प्लस हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ ये रह गया, डन। अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, इसे हम t कंसीडर करेंगे ना, तो ये आ जाएगा टू बी माइनस dt, तो ये हुआ माइनस टी स्क्वेयर बाई 2, सो माइनस log cos x का स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, डन, राइट। अब c को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो पुट करते हैं x एज पाई बाई 4, x एज पाई बाई 4, y शुड बी दिस, सो माइनस ऑफ y का भी वैल्यू में माइनस साइन है, तो ये हो गया प्लस ln2, एंड ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2, तो log 1 बाई रूट 2 मतलब 2 पावर माइनस हाफ, सो माइनस हाफ यहाँ पे, एंड ये हुआ 2 का ये पावर है 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 1 बाई रूट 2 मतलब 2 पावर माइनस हाफ, ये बाहर आया तो ये हुआ माइनस 1 बाई 2 log 2, यहाँ पे है स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब c को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, ये माइनस है 3 टाइम्स है तो माइनस 1 बाई 8, log 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो log 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 1 बाई 4, तो 1 बाई 8 और एक माइनस साइन है, log 2 का स्क्वायर प्लस c,
ये तो आज इट इज कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ सी इज कमिंग आउट टू बी 0। तो यहाँ से अब हम सी को रिमूव भी कर देते हैं, इसका प्रेजेंस है ही नहीं, तो ये हो गया सोल्यूशन सेट। ठीक, अब दोनों तरफ से आप माइनस साइन को भी इग्नोर कर दें। अब आगे देखिए, व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड। इस टर्म को हम कर देते हैं कैंसिल। सो y इज इक्वल टू 1/2 log of cos x। ठीक है, इट सेज y of π/6 is what? So 1/2 log π/6। इसे हम लिख सकते हैं बेटा, इसे हम अंदर शिफ्ट ही कर देते हैं ना, 3/4 हो जाएगा, तो log 3 माइनस log 4। चेक कर लेते हैं हियर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। लेट द एरिया ऑफ द रीजन दिस, ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज y लेस देन इक्वल टू, ठीक, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड प्लस 3/2। ये है 0,3/2। देन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में x की पे मॉड x आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हम सबको पता ही है। तो 3,0 0,3 से पासिंग जो लाइन है x की जगह पे मॉड x आया है, तो इस तरफ का डिस्कार्ड करते हुए इमेज ले लेते हैं। ठीक, अब ये भी चेक कर लो, इनइक्वालिटी है ना, तो y लेसेस्ट साइड में मतलब इस पैराबोला के नीचे, एंड इसके रिस्पेक्ट में y स्मॉलेस्ट साइड में मतलब इसके भी हमें नीचे चाहिए, तो दोनों के नीचे होना चाहिए। एंड ये y इज इक्वल टू मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट किया है, ये तो 3,0 है, तो यहाँ पे तो ये 0,1 से पासिंग होगा लाइक दिस। अब ये लाइन आगे जाके कहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे इसको टू प्ले रोल है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेते हुए ही एग्जैक्टली करेंगे। तो ये जो लाइन है बेटा, इसकी अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये है, और इसकी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 माइनस x है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं विद दिस लाइन, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू मॉड x होगा ना पॉजिटिव साइड में, सो 3 माइनस x, और इस तरफ y इज इक्वल टू 3 प्लस x। इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं, तो 3 प्लस x इज 1 माइनस x, सो 2x इज माइनस 2, सो x इज माइनस 1। तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -1, 2। अब देखना है इस पैराबोला के ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, सब कुछ रोल प्ले करता है। तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें जो पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। दैट मीन्स वेरी क्लियर, ये है वो सिचुएशन। डन। और इसके रेस्पेक्ट में y अपर साइड में, तो आइडेंटिफाई हो गया बेटा, जो रीज़न हमें फाइंड करना है वो ये वाला है। ठीक, अब इसे कंप्लीट करते हैं, उसके लिए ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो आप इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सॉल्व करना चाहते हो आप वैसे कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इन दैट केस इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1,2, एंड इस पे अगर हम, इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 माइनस x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये 1,2 ही है, ये है। ठीक, अब एरिया फाइंड करना बस एक स्टेप रह गया। इस एरिया के लिए अपर y माइनस लोअर y इंटीग्रेशन लिखेंगे, x² प्लस 3/2 माइनस, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस x है ना, सो विल राइट 1 प्लस x इंटीग्रल, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इस जगह पे है x का वैल्यू -1 एंड इट इज़ गोइंग अप टू 1, एंड देन ये तो ट्राइंगल ही है, तो अगर आप इंटीग्रेशन से करना चाहो तो यू कैन डू इट, बट बेस्ट क्या है कि ये लाइन की स्लोप 1 है तो 45 है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो बच्चा एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो है ना। और ये कितना है, हियर दिस इज 2 यूनिट है ना, तो अगर हाइपोटेनियस 2 यूनिट है तो ये कितना हो गया, √2। सो दिस इज √2, दिस इज √2। हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे तो हाफ इंटू √2 दैट इज कमिंग आउट टू बी ओवर। कंप्लीट कर लेते हैं, 1/2 इंटीग्रल x³ 3 एंड देन 3/2 x, लिमिट भी अप्लाई करते जाएं, दिस इज -1 to 1 एंड देन -x, and
एक्स डी एक्स, इसे तो आप डायरेक्टली हटा सकते हैं क्योंकि माइनस ए से ए लिमिट है, इट इज़ एन ऑड फंक्शन, तो 0 ही बन जाएगा, तो उसे तो आप ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें। ठीक, अब दिस इज़ 2/6, सिंप्लीफाई हुआ तो 1/3, ये है 2 कैंसिल हुआ तो 3, एंड दिस इज़ -2 + 1, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास -1, तो 2 + 1/3 विच इज़ 7/3। और क्वेश्चन ने हमसे 6 टाइम्स ऑफ ए पूछा है, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट it says let ABC be a triangle formed by the lines this and this. Let the point h, k be the image of the centroid of the triangle ABC with respect to this line. सिंपल, सिर्फ सॉल्विंग के ऊपर बेस्ट है। ट्राइंगल के तीनों साइड्स दे दिए गए हैं, हमें सेंट्रॉइड चाहिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप y पे अटेंशन दें, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व। a b c, लेट्स टेक 7x - 6y, this is x + 2y - 31, 9x, ठीक। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं, 6y है 2y है, इसे 3 टाइम्स करते हैं, सो 3x 3 टाइम्स हमने किया है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो x इज 9, तो x कोऑर्डिनेट 9 है, x के पे 9 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं 9, सो इट इज़ 2y = 31 - 9 जो कि है 22, सो y इज़, ठीक। अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, y ख़त्म हो जाएगा, 10x विल बी 31 + 19 विच इज़ 50, सो x वैल्यू इज़ 5, x के पे 5 हम पुट कर देते हैं, सो 2y 31 - 5 that is 26, so y value is 13। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, उसके लिए यहाँ 6y है 2y है, तो इसे 3 टाइम्स कर लेते हैं, 27x 3 टाइम्स वी आर डूइंग, सो 57। अब दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वी गेट 20x = 60, x is 3, x की जगह पे 3 पुट कर दें यहाँ पे, सो दिस इज 27, 2y is 27 - 19 which is 8, so y value is 4, हो गया। अब बच्चा तीनों वर्टिसेस है, सेंट्रॉइड ले लेते हैं, फिर उसका इमेज ले लेंगे, तो सेंट्रॉइड क्या आ गया, 9 + 3 12 + 5 which is 17/3, then 11 + 4 15 plus, so this is 28/3 over। अब मिरर इमेज हमें लेना है with respect to this line, so that point is h, k, h minus the x coordinate upon x coefficient is equal to k minus 28/3, थोड़ा सा writing involved है, otherwise elementary work, so 3 times of x 6 times, so that is -53, a square plus b square, so 9 plus 36 which is 45, यहाँ से हमें मिल रहा है 20, सो इट इज़ -40, तो -8/9, ठीक। अब इन दोनों की हेल्प से h - 17/3 इज़ -8/3, h इज़, ये इधर शिफ्ट हुआ 9/3, h इज़ 3। अब k को सॉल्व करते हैं, सो k - 28/3 इज इक्वल टू 3 हुआ कैंसिल, एक 3 उधर है, इधर गया, -16/3, so k is equal to, this comes out to be 12/3 है ना, 4, so 3,4, so ये हो गया 9, ये है 16, 3 × 4 12, 25 + 12, so it is 37, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है, ए आई जे विद द कोफैक्टर्स ऑफ दिस, ओके, एंड सी आई जे इज दिस, ओके। ध्यान से देखें, ये सब चीज़ें हमने किया हुआ है कोफैक्टर की प्रॉपर्टीज़ में, या ये ए इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है, आई के एलिमेंट, ये ए जे के है, आई एंड जे दे आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। अगर मैं आई को 1 एंड जे को 1 कंसिडर करती हूँ, के को वेरी करवाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रही हूँ
और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, क्योंकि आई के, ठीक है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेते हुए मल्टीप्लाई करके सम अप कर रहे हैं, तो हमें क्या देता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है, राइट। लेकिन अगर हमें किसी रो के एलिमेंट को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके सम अप करते हैं, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमने इस तरह से लिख के भी किया हुआ है, ठीक है। सो कैन वी नाउ राइट डायरेक्टली दैट ये जो मैट्रिक्स हम क्रिएट करेंगे उसमें ए मैट्रिक्स का डेट वैल्यू, देन 0 0, देन डेट वैल्यू ऑफ ए, राइट। ये है सी, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका डेट वैल्यू, सो 8 टाइम्स डेट वैल्यू ऑफ दिस, ये हमें फाइंड करना है। और डेट ए, ये इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, 128 क्या है ये, 2 पावर 7 है ना, एंड यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, सो आई राइट 2 स्क्वायर, सो 1/2 log 5 बेस 2 इस टर्म को, ठीक, और ये 7 तो हम बाहर मूव कर देंगे, एंड इसे log राइट, और इसे हम लिखेंगे 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो ये हुआ 5 2। अब जब हम इसका डेट वैल्यू लेंगे ना, इट विल बी 7 log 2 बेस 5 इंटू log 5 बेस 2 माइनस 1/2 log 5 बेस 2 3 log 2 बेस 5, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस, जो कि 7 इंटू 2 14, सो 11/2। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 11/2 का स्क्वायर 242, ठीक है। नेक्स्ट, सच क्वेश्चंस वी हैव डन विथ थ्योरी आल्सो, ओके, एंड प्रैक्टिस सेशन में भी हमने किया हुआ है, और पास्ट ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एज इट इज तो नहीं, बस सिंगल टर्म के ऊपर बेस्ट आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लुक एट x टेंड्स टू 0 प्लस वी आर सपोज टू इवैल्यूएट, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान देना। तो आंसर करने का तरीका क्या होता है, अगर आप इस टर्म को देखें तो x पार्शियली ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सो विल राइट, जैसे a का ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वी राइट a माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a, राइट, सो वी विल राइट 1/x माइनस, ठीक, बस एक ही टर्म को देखना है, वहीं से आप बाकियों को भी कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ x इज अप्रोचिंग 0 प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, हम इसे डायरेक्टली इसलिए नहीं आंसर कर पा रहे थे क्योंकि x 0 प्लस है तो ये इन्फिनिटी है, ये 0 है, 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है। लेकिन जैसे आप ये लिखते हैं ना, अब आप देखें ये 0 है, और ये जो कुछ भी होगा एक फाइनाइट वैल्यू होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल 0 to 1, राइट। तो 0 नेग्लिजिबली स्मॉल एक क्वांटिटी के साथ जब आप कोई भी फाइनाइट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को अप्रोच ही करता है, ठीक। तो यहाँ रह जाता है हमारे पास 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो इन जनरल अगर आप देखें m/x, कैन वी राइट इट एज m/x माइनस m/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ये से मल्टीप्लाई होगा तो m रह जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा लिमिटिंग केस में, ठीक। तो ये हमें देगा m। तो जो पहला हमारे पास पार्ट है वो सिंप्लीफाई होके बन जाता है 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू p, करेक्ट। क्या एग्जैक्टली उसी तरह से हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x स्क्वायर, क्या रह जाएगा 1 ही तो रह जाएगा, सो दिस इज 1, यहाँ रह जाएगा 2 स्क्वायर, सो ऑन अप टू, एंड इट सेज वी वांट इट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर p इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें लिस्ट पॉसिबिलिटी चाहिए, आगे बढ़े, p इंटू p + 1, ये है n इंटू स्क्वेयर है ना, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन, ये सिंप्लीफाई करते 3 हमने किया कैंसिल, 2 हमने कर दिया कैंसिल, ठीक। ये है 15 इंटू 19, जिसे आप 15 इंटू 20 कर दें 300 माइनस 15 कर दें दैट इज 285, ये इधर गया 286, p इंटू p + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। अब इसे हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाते हुए सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। रादर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, बस अप्रॉक्स सब कंसिडर कर लें। दिस इज 286 इंटू 2, तो मैं एक काम करूँगी 286 में से मैं 2 को भी बाहर कर देती हूँ, तो 143, ठीक है। तो मेरे पास है 2 स्क्वायर इंटू 143, एंड क्लियरली इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 144 से थोड़ा कम है, तो ये वैल्यू 12 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो
तो अगर मैं उसे 11.9 भी कंसिडर कर लूँ, 2 टाइम्स मैं उसे करूँगी तो 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी 23 से 24 के बीच में है, तो एक काम करो, आप 23 इंटू 24 ये कैलकुलेट करके देखो क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आज इट इज भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 स्क्वायर को आप सेपरेट कर दो, 6 रह जाएगा ना। तो 23 इंटू 6 इसके साथ कंपेयर करके देख लो क्या आ रहा है, 138, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब P23 तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चेक करो, 24 इंटू 25, तो हम 4 को रिमूव कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विद 6, 150 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब लिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ P दैट वी गेट इज 24, ठीक है। नेक्स्ट it says the number of 6 letter words with or without meaning that can be formed using the letters of the word maths. 5 letters are there, all 5 are distinct, such that any letter that appears in the word must appear at least twice. तो बच्चा हमें 6 letter word बनाना है, तो एक काम करते हैं, using a single letter, 1 letter is used, और exactly 2 letters are used, और exactly 3 letters are used. क्योंकि हर लेटर को जिससे भी आप यूज करोगे मिनिमम 2 बार तो करना ही है। तो 3 लेटर अगर हम यूज करते हैं तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। तो नंबर ऑफ लेटर इससे तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो यही 3 केसेस की पॉसिबिलिटी है। अगर हम एक ही लेटर को यूज करते हैं 6 टाइम्स, सो व्हिच लेटर इज दैट सिलेक्टेड एंड राइट इट 6 टाइम्स, वो बन गया वर्ड। तो कितने हो गए इस केस में, 5। अगर हम एग्जैक्टली 2 लेटर को यूज करते हैं तो किसे कितनी बार यूज करना है, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 4 and 2, 3 and 3, 2 and 4, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो हम इन 5 में से कोई 2 का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। अब एक को अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं तो दूसरे को 2 टाइम्स लेंगे। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं उसे हम लिखते हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसे हम 6c4 लिख देते हैं या 6c2 लिखते हैं, ठीक। उसी तरह से अगर हम 3 and 3 की बात करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 5c2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कर ले या 6c3 लिख ले, और ये हुआ 5c2 इंटू 6c2 और 6c4, ठीक है। ये पुट टुगेदर विल गिव अस आंसर फॉर दिस केस। अब 3 लेटर की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट कर लो कौन से वो 3 लेटर होंगे। हर लेटर को 2-2 बारी लिखना है आपने, तो बस अरेंजमेंट इट इज दिस, ठीक है। अब इसे टोटल भी कर लेते हैं, ये 5 है, 5c2 बेटा 10 होता है, तो ये 10 10 10 10 हमने ले लिया कॉमन। 6c4 6c2 दोनों इक्वल इन वैल्यू होते हैं, 6 इंटू 5/2 विच इज़ 15, ठीक है। तो ये 15 ये 15 ये हो गया 30, एंड 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4/6, 6 हुआ कैंसिल, दिस इज 20, तो ये हो गया हमारे लिए 500, ओके। इस पे आ जाएं, 5c3 5c2 दोनों इक्वल इन वैल्यू ही है, ये 6 फैक्टोरियल है, ये 8 है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 8 है, ये हो गया कैंसिल, सो 30 इंटू 3 दैट इज 90 एंड 900, सो 1405 इज द टोटल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन देखने में बहुत से बच्चों को नया लगा, द लेफ्ट इट, बट देखो आप सिंपल सा है, ए मैट्रिक्स ये है एंड क्वेश्चन कह रहा है इसे सेटिस्फाई करने वाले कितने ऐसे इंटीजर m की पॉसिबिलिटी होगी। a पावर -6 है ना, तो a पावर 6 से आप मल्टीप्लाई ही कर दें, तो m स्क्वायर m + 6 3 a पावर 6 एंड दिस इज i, ठीक। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले m हमें चाहिए। तो a पावर n रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे a को अगर मैं i + b के फॉर्म में लिखूं तो b मेरे लिए क्या होगा, दिस विल बी 1 -1 1 एंड -1, ठीक है। और इस तरह की मैट्रिक्स के बारे में तो आप याद ही रख लें, अगर आप b स्क्वायर कैलकुलेट करके देखें ना, खुद के लिए देखें, दैट कम्स आउट टू बी 0, a - a, ठीक है। देखो ये 0, दिस विद दिस 0, दिस विद दिस 0, दिस विद दिस दैट इज 0, तो b स्क्वायर b क्यूब ये सब 0 बन जाएंगे। तो a पावर n विल बी i पावर n दैट इज i प्लस nc1 i पावर n -1 इंटू b, आगे के तो सारे 0 ही बन जाएंगे, b स्क्वायर b क्यूब वो वाले टर्म, ठीक है। तो a पावर n फॉर अस इज नथिंग बट
दिस इज a पावर n i प्लस एन बी, और हम इसे a में ही लिखना चाहते हैं, तो b फर्स्ट इज a माइनस आई, तो मैं इसे लिखूंगी विच इज n a प्लस 1 माइनस n इंटू आई। खत्म हो गई कहानी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, a पावर n इज दिस, तो a पावर m स्क्वायर प्लस 6 को हम क्या लिखेंगे बेटा, m स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ प्लस m प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस m माइनस 6 टाइम्स ऑफ is equal to 3 times of a power 6, that would be 6a minus 5i minus i, जिसे हम लिख देते हैं to be 18a minus 16i। ठीक है, खत्म हो गई सारी कहानी। यहाँ पे सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, और चाहे तो i को आप दूसरी तरफ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a वाले टर्म को आप देख लें, a के साथ क्या है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस m, और ये है 12, और ये इधर आया तो माइनस 6। ठीक है, i को हम इधर ही शिफ्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो m स्क्वायर प्लस m, राइट, वी हैव माइनस 5, वी हैव माइनस 5, हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया ना, तो हो गया 10, और माइनस 16 के साथ मिलके डन। अब बच्चा इसे अगर हम इधर शिफ्ट कर देना, तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 a माइनस आई। ठीक, ये हमें एक नल मैट्रिक्स चाहिए, और a माइनस आई तो नल मैट्रिक्स होना नहीं है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो। तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 जीरो होने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ही चाहिए। तो 2 इंटीजर पॉसिबिलिटीज हमें मिल रही है, आंसर इज 2। ठीक, नेक्स्ट इट सेज फंक्शन डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, a नॉन जीरो है, एंड दिस वेरी डिफरेंट लुकिंग। लेकिन हमने जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया, उसमें न्यूटन लिवनेस फॉर्मूला हमने कवर किया था, उसमें ये एक्स्ट्रा केसेस भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, एंड देयर इज अनदर वेरिएबल x। द ओनली चॉइस दैट यू हैव, क्योंकि ये हमें पता ही नहीं है क्या है, तो टू प्रोसीड विथ वी नीड टू डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट, क्योंकि लैम्डा के तो लिमिट्स ही है ना, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्रिएट होगा इस फंक्शन ऑफ x। ठीक, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, विथ रिस्पेक्ट टू x डी लैम्डा a। x के रिस्पेक्ट में जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ 0 to 1, और इस तरफ है a f डैश x। फाइन, अब इसे देखिए आप, जब भी हमारे पास अननोन फंक्शन का डेरिवेटिव है, अननोन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम लैम्डा को डिफरेंशिएट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव लैम्डा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, लैम्डा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये प्लस we get lambda f lambda x, लिमिट है फॉर लैम्डा माइनस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, लैम्डा के लिए वैल्यूज पुट होगा 1, तो f ऑफ x, लैम्डा की जगह पे 0, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा हो रहा है, तो x इज ए कांस्टेंट, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड f ऑफ लैम्डा x डी लैम्डा 0 to 1, हमारे पास ऑलरेडी इसका वैल्यू है, तो ये आ गया 1/x a f ऑफ x इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड। कितना सिंपल रह गया, देखो, ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सॉल्व करते हुए हम f तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग वे ऑफ हैंडलिंग। अब कंप्लीट करते हैं, यहाँ f ऑफ x है, f ऑफ x है, उसे हम y लेंगे, so we have y by x common, 1 minus a dy by dx, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, so dy by y, a भी रहने देते हैं, and 1 minus a dx by x,
सो a log mod y इज 1 माइनस ए log mod x, mod की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ही है, प्लस है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसे सॉल्व करने के लिए इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, f ऑफ 1 इज़ 1, तो log 1 0 0, c का वैल्यू आ गया टू बी 0। नेक्स्ट इज दिस f ऑफ 16, तो f ऑफ 16 इज़ 1/8, तो ये हो जाएगा 1/8 है, 2 पावर -3 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 16, तो इसे 2 पावर 4 लिखेंगे तो 4 log 2, ये हुआ कैंसिल, सो वी गेट a इज इक्वल टू 4, -3a इज 4 माइनस 4a, सो a इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू हमें मिल गया। अब आगे क्वेश्चन हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक, तो यहाँ आ जाए, a की जगह पे 4 पुट कर रहे हैं, log y -3 log x, और एक काम करते हैं, हम इसे सिंप्लीफाई ही कर देते हैं, log y इज इक्वल टू -3/4 log x है, तो x पावर, सो कैन वी राइट y इज इक्वल टू x पावर, सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक। अब ये कहता है फाइंड दिस वैल्यू, तो f डैश ले लेते हैं, y डैश -3/4 x पावर -7/4, ठीक, हमें चाहिए 1/16 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो 1/16 का मतलब 2 पावर -4, तो ये रह जाएगा 2 पावर 7, ये अगर हम कैंसिल करते तो रह जाता है 32, ठीक है, तो 16 माइनस ऑफ माइनस इट विल बिकम प्लस 96, ठीक है, तो ये आ गया 112, फाइन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है इक्वेशन सॉल्विंग पे, ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस, साइन इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो एक काम करते हैं, इधर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है तो इसे हम प्रेफर करेंगे, इसे अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स इज 3π/2 प्लस साइन इनवर्स। अब इनके हेल्प से कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी के साथ हम इसे रिलेट तो नहीं कर पा रहे, तो इन सच केसेस वी नीड टू टेक cos ऑन बोथ साइड और साइन ऑन बोथ साइड, बट बिफोर दैट जस्ट चेक पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है तो किस तरह के वैल्यूज के लिए है। तो बच्चा साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग इज -π/2 to π/2, हर वैल्यू में अगर हम 3π/2 ऐड करेंगे तो ये रह जाएगा 3π/2 -π/2 इज पाई से 2π तक, ठीक। और cos इनवर्स ऑफ x जो वैल्यू हमें देता है, अगर x पॉजिटिव होता है ना तो ये 0 से π/2 में होता है, तो ये 0 से π में होगा, इधर पाई से 2π में, तो x पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्या होगा, जो भी आएगा x हैज टू बी नेगेटिव, अगर x नेगेटिव होगा तो ये π/2 से π में होगा, तो ये पाई से 2π में जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन हमें जो आंसर एक्सेप्ट करना होगा कौन सा होगा, x इज नेगेटिव, ठीक है। अननेसेसरीली वैल्यू पुट करते हुए चेक करने की जरूरत नहीं, इस एनालिसिस से अगर आप प्रोसीड करते हैं ना तो आप अपना वो वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब दोनों तरफ हम कॉस लें या साइन लें, यहाँ देखें कॉस इनवर्स वो भी डबल एंगल के साथ है, तो हम कॉस ही लेना प्रेफर करेंगे, एंड cos 2 थीटा इज 2 cos square थीटा, तो cos square cos inverse of x which is this is equal to cos 3π/2 plus a, cos 3π/2 plus a is sin a, right, so sin of sin inverse that is 2x plus 1, so 2x square minus 2x minus 2, so x square minus x, दो सॉल्यूशंस है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, इसमें से जो नेगेटिव वाला वैल्यू है वही हमारा आंसर है, ठीक है, एक ही आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो ये x है, 2x है 1 माइनस रूट 5, 2x माइनस 1 है -√5, क्वेश्चन कह रहा है इसका स्क्वायर, सो दैट इज 5, द ओनली वैल्यू दैट इज देयर, तो समेशन में एक ही टर्म होगा, आंसर इज 5, ठीक है। तो आप खुद देख लें, कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर प्रैक्टिस लेवल टू बी न्यू, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन वेरी इजीली डू, ठीक है। सो फील कॉन्फिडेंट, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, ताकि वो भी जो थोड़ा बहुत आपको नया सा लगा वो भी ना लगे, दैट्स इट, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।